गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत अब तक हमने आप तक 7 पाठ के वीडियो भेज दिए हैं। आज हम 8वां पाठ का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस पाठ के अंतर्गत हम थोड़ा परिचय के रूप में आपको बताएं कि ये विश्व राजनीति के अंतर्गत पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते हुए महत्व की हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। और 1960 के दशक के पश्चात पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा है और इसमें पर्यावरण आंदोलन की हम तुलनात्मक चर्चा भी करेंगे, जो इसमें एक साझी संपदा या विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के रूप में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे और पर्यावरण से जो जुड़ी हुई हाल की विभिन्न बहस हैं और उन बहसों में भी हमारे भारत ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या ये कहिए भारत ने भी अपना पक्ष रख लिया है। इसके बारे में भी हम इस पाठ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके तहत हम इस पाठ में जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इस बात की मूल बिंदु है कि वैश्विक राजनीति और पर्यावरण की चिंता क्यों है। वैश्विक राजनीति और पर्यावरण के तहत चिंता क्यों है। हालांकि हमने अब तक जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन के तहत इस पुस्तक में राजनीति पर बहुत बड़े अर्थ में हमने चर्चा की है। इसमें युद्ध, संधि की बातें की हैं, राजशक्ति के उत्थान और पतन पर भी हमने चर्चा की है, तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश के नुमाइंदे वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी हमने इस पाठ्य पुस्तक में जानकारी प्राप्त की है। केवल एक अध्याय 7वां जो गया पाठ था, उसमें यदि आपको थोड़ा ध्यान हो तो हमने राजनीति दायरे से थोड़ा बढ़ करके एक अलग और जानकारी प्राप्त की थी, और वो जानकारी थी गरीबी और महामारी जैसे विषयों पर। उनमें को उस पाठ्य पुस्तक में, उस पाठ्यक्रम में शामिल रखा गया था और उस पर यह भी ध्यान दिया गया था कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, और इसी अर्थ के मुद्दे पर विश्व राजनीति के दायरे में उसे लिया गया था। अब इसके अंतर्गत जब हम इस बात पर आते हैं तो इसमें क्या क्या दायरे आते हैं, पर्यावरण में वैश्विक राजनीति में इनकी चिंता क्यों बढ़ी है, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि ज़मीन तो जितनी है उतनी है, और मौजूदा जो ज़मीन है, इस ज़मीन का उपजाऊपन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चारागाह खत्म होते जा रहे हैं और मत्स्य भंडार भी घट रहा है। जलाशयों में जल राशि भी बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ रहा है और खाद्य उत्पादनों में
कमी आ रही है। दूसरा इसका मूल कारण है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 प्रकाशित की थी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ की 2 अरब 40 आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 30 लाख से ज़्यादा बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। यह भी एक बड़ा सोचनीय बिंदु है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जो वन है जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, उनसे जल चक्र की भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती का जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता बढ़ती जा रही है, जैव विविधता को हानि हो रही है और जैव प्रजाति के मामले में समृद्ध पर्यावरणों का उद्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है, तथा धरती के ऊपर जो ओजोन परत है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो दिन प्रति घटती जा रही है। इसे हम ओजोन परत पर छेद होना भी कहते हैं। इसमें पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है तथा समुद्र क्षेत्र में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र के जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ अपेक्षाकृत जल बिल्कुल साफ है, लेकिन समुद्र के तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र में जल प्रदूषित है और पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाके मनुष्यों के संघनन बसावट भी जारी है। और आपको लगा होगा अब इन बातों से कि ये नैसर्गिक घटनाएं हैं, इनका अध्ययन तो भूगोल में करना चाहिए था, भूगोल की कक्षा में होना चाहिए था, राजनीति विज्ञान में इनकी क्या औचित्य है। लेकिन फिर भी पर्यावरण के नुकसान से जुड़े हुए कुछ मसले ऐसे हैं जिनकी चर्चा और उन पर अंकुश रखने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा कदम उठाए जाते हैं और इसी परिणति से हमें इन्हें राजनीति के अंतर्गत अध्ययन में शामिल करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती है, विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाता है ये। इसीलिए पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक भी हैं और कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या किसकी कितनी जिम्मेदारी है तथा धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर कितना इस्तेमाल का हक है, इन सारे सवालों का जवाब निर्धारित होते हैं और कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह के मसलों के अर्थों में राजनीतिक का होना आवश्यक है और इसीलिए इस विषय के अंतर्गत इसे पर्यावरण से जुड़े सरोकार को शामिल किया गया है। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकार का लंबा इतिहास है, इसको हम जितना कहें उतना ही कम है, लेकिन 1960 के दशक के बाद राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और वैश्विक मामलों में से सरोकार रखने वाले विद्वान समूह ने एक क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिंग्विस्टिक्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या की आलोचना और प्राकृतिक गैसों के मामले में अपनी हिस्सेदारी संबंधित बात को लेकर कहती है और इसकी खूबी भी बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ
पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से संबंधित जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा दिया गया और इसी प्रयास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहल कदमियों की शुरुआत करने का विचार रखा गया, कदम उठाया गया। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया और सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ और इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश आज उपस्थित हुए थे तथा उपस्थितों में से हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय एक निगमों ने भाग लिया था। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर सरोकार के इस कदम को जो बढ़ाया गया था उसे काफ़ी कुछ हल करने का प्रयास किया गया और इस सम्मेलन में जो 5 साल पहले अर्थात 1987 में जो आवर कॉम्बिनेशन फ्यूचर शीर्षक वर्ल्ड लेड एक रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तरीके को आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होगा और विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग प्रबल हुई। इसी के हवाला देते हुए रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आई और विश्व के धनी और जो विकसित राष्ट्र थे, धनी और जो विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने यानी उत्तरी गोलार्ध और गरीबी और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानी जाती है और दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे और रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिका से संबंधित कुछ ऐसे नियमाचार निर्धारित हुए जिन्हें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए, लेकिन वो आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी और सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे और उसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। टिकाऊ विकास किसे कहा गया? आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और एजेंडा 21 का जो झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर था। इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि का जरा रहा और फिर अगला हमारा जो बिंदु है वह एक विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा क्या है? विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है और इसमें इस संपदा के अंतर्गत हम जिस प्रकार से
संयुक्त परिवार का चूल्हा होता है, चारागाह होता है, मैदान होता है, कुआं, नदी, झील होते हैं, उसी प्रकार से पूरे विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र ऐसे होते हैं जो संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है और इन्हें वैश्विक संपदा के साथ साथ इनका मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। मानव की साझी विरासता, मानव की साझी विरासता किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत हमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र या व्यक्तिगत या देश का हिस्सा नहीं होकर के एक संपूर्ण देश का हिस्सा या संपूर्ण संसार का हिस्सा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उनके फायदे और सारी चीज़ों को उसके आधार पर रखा जाता है। तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा का जब सवाल आता है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना करना टेढ़ी खीर है और इसी दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अटलांटिका संधि 1959 में हुई थी, न्यूचार प्रोटोकॉल जो 1987 में, एंटार्क्टिका पर्यावरण नवाचार हो चुका है, परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, साथ ही बड़ी समस्याएं और अपूट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा में मतभेद होते गए। एक ऐसे सर्वमान्य पर्यावरण एजेंडा में सहमति कायम करना मुश्किल है और इसी के अंतर्गत चलते हुए हम विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्तरों की में होते हैं और 1980 के दशक के मध्य में एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना हुई। तो वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है इस क्षेत्र का प्रबंधन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के देशों के बीच मौजूदा असमानता का असर पड़ा है और धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह को समान। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास का है। यह एक बात जरूरी है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में दोहन कार्य हो रहे हैं और इन दोहन कार्यों के फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में ही सबके लिए हैं, बराबर हैं, और न ही आगे आने वाली पीढ़ियों में हैं। इस प्रकार से यह साझी संपदा है। अब इसके तहत साझी संपदा तो है किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। साझी संपदा में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब ये अलग अलग जिम्मेदारियां क्या हैं? आगे हमने जो ऊपर देखा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के जो रवैये के अंतर को देखा है, तो उत्तर के विकास देश पर्यावरण के मसले में उसी रूप से चर्चा करना चाहते हैं जिस देश में पर्यावरण आज मौजूद है और ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, चाहे वो दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क हो कि विश्व की पारिस्थितिक या किसानों की अधिकांशता विकसित औद्योगिक विकास में पहुंचो है। यदि विकसित देशों में पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो उन्हें नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि उन पर ये प्रतिबंध लगाए जाएं क्योंकि विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण प्रयोग व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए और सन 1992 में जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें इस तरह को माना भी गया है। और इसी संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिक तंत्र अखंडता, गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए जो विभिन्न देश विश्व बंधुता की भावना से आपस में सहयोग करेंगे तो पर्यावरण को
विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान भी अलग अलग रहेगा। इसी के तहत अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी और विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक और वित्तीय संसाधन है। इसे देखने में टिकाऊपन भी रहेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अब जलवायु से परिवर्तन से संबंधित जो बात आती है उसमें राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसी की क्लाइमेट चेंज को कहा जाता है और इसी को स्वीकार करने वाली देशों की जो क्षमता होती है उसी में पर्यावरण को अपक्षय या पर्यावरण में अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। इसे नियमाचार को स्वीकार करने वाले देशों को भी ऐतिहासिक रूप से मौजूदा समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है और ये बात मान ली भी गई है क्योंकि विकसित देश ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करते हैं। विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत बहुत कम है और ये कम होने के कारण ही चीन, भारत और अन्य विकासशील जो देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि ये वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में इसकी कोई न कोई भूमिका जरूर रहती है और ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना से ही विश्व में तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए ये एक बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। तो जापान ने क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बना दी और 1992 में समझौते के कुछ सिद्धांतों तय कर दिए और इन सिद्धांतों को यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा ऑफ क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताती हुई हस्ताक्षर भी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों की आलोक में आपस में एक सहमति भी बनी है।